हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए काफी रेलिवेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर का मॉडल क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो कि पेपर नंबर 12 है आपका, जो कि आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने जून 2024 के लिए सेट 1 अभी इश्यू किए। तो आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 है, जून 2024 के लिए आईसीएमआई ने इश्यू किया है, उसका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है 3 घंटे का सर ये पेपर होता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। ऑलरेडी हम कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम और एफएमबीडीए का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, आपको वहां पे टेस्ट सीरीज में कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एससीएम, इन सब की फ्री टेस्ट सीरीज वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी और उसका बेनिफिट लीजिए। इसके अलावा ऑलरेडी हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन, ओएमएसएम का मैराथन, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एससीएम, इनका मैराथन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जून 2024 के लिए। अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और रिवीजन जून 2024 में आपको ये सारे के सारे मैराथन मिल जाएंगे। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन यहां पे करवाने वाला हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको दिखेगा एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024 और उसके अंदर से आप जो भी आपको एमक्यूपी का सॉल्यूशन चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम यहाँ पे डाल देंगे, क्वेश्चन पेपर भी वहां से मिल जाएगा। ये वाला आपको सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रहा हूं उसका भी आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। सर पेपर का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट वही है जो हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू मिल जाते हैं 2-2 नंबर के, तो 30 मार्क्स का तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। इसके बाद सेक्शन बी में जब आप जाते हो तो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 7। 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो 14 मार्क्स की रहेगी। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थ्योरी में आपको एनालाइज करवाऊं तो सर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 7 मार्क्स का थ्योरी लेकिन 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा का पूरा 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको 2 पार्ट 7 मार्क्स के पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से एक 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन अटैच कर दिया प्रैक्टिकल के साथ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी 7 मार्क्स के एक प्रैक्टिकल के साथ एक 7 मार्क्स का थ्योरी। तो अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों क्वेश्चन 14 इंटू 4 56 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तीनों में ही 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 7 मार्क्स की थ्योरी है। तो आप तीनों में से जो आपको अच्छा आता है वो आप कर सकते हो, मतलब उसमें मैं 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि सर सेक्शन बी में आपको 7 मार्क्स का एक थ्योरी अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट आपको करना ही करना पड़ेगा। तो जो भी आपको आता हो बेटर तरीके से वो आप कर सकते हो, और इसके लिए सिंपली मैं ये कहूंगा ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन है, आप अपना चैप्टर नंबर 1 ही करके जाओ, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। आपको तीनों क्वेश्चन में एक ना एक थ्योरी जो है वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से देखने को मिल ही जाएगा, मेरा ये मानना है। जैसे आप इसमें भी देखोगे तो सर सेकंड का ए पार्ट भी आपको इंट्रोडक्शन में से देखने को मिल जाता है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो भी आपको इंट्रोडक्शन में से देखने को मिल जाता है। मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से
आप केवल और केवल इंट्रोडक्शन के टॉपिक को करके जाओगे तो आप थ्योरी का ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर पाओगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो, आपको हमने ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज करवाई है जिसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू करवाए हुए हैं, आप वो भी करोगे आपका काम हो जाएगा। जो हमने मैराथन अपलोड करा हुआ है उसके अंदर एमसीक्यू भी हमने कवर करे हुए हैं, तो आप वो कीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, दो नंबर के 15 एमसीक्यू। पॉइंट नंबर 1, ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर इनमें से कौन सा मैनेजरियल फंक्शन है फाइनेंस अकाउंटिंग का? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या बिजनेस अकाउंटिंग? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो दैट इज नॉन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड, प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट एलोकेशन की प्रोसेस क्या होती है? सर कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज नहीं, स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती। कॉस्ट ड्राइवर सर सबसे पहले तो कॉस्ट ड्राइवर भी नहीं होता, सबसे पहले एक्टिविटीज, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज, फिर हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर और उसके बाद कॉस्ट एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर बिल्कुल ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले एक्टिविटीज होती है, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट आइडेंटिफाई की जाती है, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया जाता है और कॉस्ट ड्राइवर की हेल्प से कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाता है टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रोडक्ट, जॉब, ऑर्डर जो भी होते हैं वहां पे। थर्ड पॉइंट, प्लांट डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप। तो सर प्लांट जो है वो एक फैसिलिटी होता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4, ए डिक्रीज इन सेल प्राइस डज नॉट अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेल प्राइस कम होगा, अगर सेल प्राइस कम होगा तो सर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कम होगा, और अगर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होगा जो कि एक डिनोमिनेटर होता है तो सर आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट पे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता, इंक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट। सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपका सेल प्राइस कम होगा, अगर आपका सेल प्राइस कम होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम होगा, अकॉर्डिंगली आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होगा। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिकल, व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स इज ₹3 लाख एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज 450। सर सेल आपकी ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो होगा ही नहीं, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो तब होता है जब आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा हो। यहां पे तो सेल कम है ब्रेक इवन पॉइंट से, तो आप तो ब्रेक इवन ही अचीव नहीं कर पा रहे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो कहां से होगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर कि अमाउंट ऑफ सेल्स इज लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट, देयरफॉर नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको यहां पे किसी तरीके का कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को नहीं मिलेगा। तो 5 जो एमसीक्यू पहले हमने देखे उसके अंदर वैसे तो आपको एक ही प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, बट मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल पढ़ते हो, आप सेकंड पॉइंट का थ्योरी आंसर भी दे सकते हो। सिमिलरली जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हो तो फोर्थ पार्ट जो है इसका भी प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हो, 5वां भी दे सकते हो। तो वैसे तो दिखने में तो एक प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर वैसे सोचा जाए तो 3 प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर 5 में से। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 6, द कॉस्टिंग मेथड वेयर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर एडेड टू इन्वेंट्री इज कॉल्ड। सर जब हम मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आपको बैठ के इनकी कोई थ्योरी रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रोडक्ट ए जनरेट्स ए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%। सर कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो इज नथिंग, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट ए अमाउंटेड टू ₹60,000। 60,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। सर हमें 15,000 का प्रॉफिट भी चाहिए, तो बताओ सेल कितनी? तो सिंपल सी बात है, सेल का फॉर्मूला आप यहां पे यूज करोगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 60,000, प्रॉफिट आपका 15,000 का और पीवी रेशियो आपका 40% का।
ये आ जाएगा 1,87,500, 1,87,500. C will be your correct answer, 187,500. Next, point number 8. Again a practical question. M group has two divisions, division P or division Q. Division P manufactures an item that is transferred to division Q. Sir, transfer pricing का question है. The item has no external market, कोई बाहर नहीं बेच सकते माल को, and 6,000 units produced are transferred internally each year. 6,000 यूनिट आप internally ट्रांसफर कर रहे हो. The cost of each division are as follows. डिवीजन पी में 100 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000, 6,000 अगर यूनिट है तो 1,20,000 डिवाइड बाई 6,000 करोगे तो ये 20 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा. सिमिलरली क्यू में कॉस्टिंग गिवन है. हेड ऑफिस मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट ए ट्रांसफर प्राइस शुड बी सेट दैट प्रोवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 टू डिवीजन पी. हेड ऑफिस का कहना है कि पी को 30,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमाने दो. अगर आप 30,000 का प्रॉफिट कमाओगे 6,000 यूनिट पे तो 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट कमाओगे. तो क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट. सर 100 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 20 रुपए की फिक्स कॉस्ट 120 और 5 रुपए का प्रॉफिट 125 रुपए. तो सर बी विल बी योर करेक्ट आंसर 125. 125 रुपए आपका आंसर होगा. बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 9th पॉइंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. सर इनमें से ट्रांसफर प्राइसिंग का कौन सा मेथड नहीं है. नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, मार्केट प्राइस बेस्ड भी होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग कुछ भी नहीं होता. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड भी हम लेते हैं, बेनिफिट लॉस्ट भी हम लेते हैं. नेक्स्ट 10th. इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्चुअल. स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कम है, सर हमारे लिए फेवरेबल है. अगर आपने सोचा था 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, एक्चुअल में 8 आई तो बढ़िया है. देन इट इज नॉट फेवरेबल. फेवरेबल सर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इट इज फेवरेबल. इट इज फेवरेबल. नेक्स्ट 11th. व्हाट इज द लेबर रेट वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आर 400 एट द रेट ऑफ 2 पर आवर. कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस निकाल के बताना. स्टैंडर्ड आवर्स जो है 100 यूनिट को बनाने के लिए 400 घंटे आप दे रहे हो और 2 रुपए पर आवर का रेट है, और एक्चुअल आवर्स जो आपने लिए वो लिए 380 घंटे 2 रुपए 25 पैसे के हिसाब से. तो लेबर का रेट वेरिएंस आ जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स. सर स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए का, एक्चुअल रेट है 2.25 और एक्चुअल आवर्स है 380. सो योर फाइनल आंसर विल बी 95 एडवर्स. 95 एडवर्स. नेक्स्ट आंसर 95 एडवर्स. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. 95 एडवर्स. नेक्स्ट 12th. ए बजटिंग प्रोसेस which demand each manager to justify his entire budget in detail from beginning is zero base budgeting. सर जीरो बेस बजटिंग में हर एक मैनेजर को बोला जाता है आपने जो बजट बनाया है उसको जस्टिफाई करो फ्रॉम द बिगिनिंग. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 13. अगेन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन. द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर ए कंपनी. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 42% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 28% का, गियरिंग डेट इक्विटी है 40% और एसेट टर्नओवर है 65%. क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द कंपनी. सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो डू पॉइंट जो है उनका कहना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई एसेट टर्नओवर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाई एसेट टर्नओवर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपका 28% है और एसेट टर्नओवर अगर आपका 65% है तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 0.182, जिसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दूं मैं तो इट विल बी 18.2%. बी विल बी योर करेक्ट आंसर 18.2%. 14th theory. Which of the following is responsibility center? एक्सपेंस सेंटर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है. सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द अबव. और लास्ट है 15th वन इज
द मिनिमम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज, मिनिमम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज इक्वल टू ईवीपीआई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, मिनिमम रिग्रेट इक्वल टू ईएमवी, या फिर बोथ ए एंड बी। सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इक्वल टू ईवीपीआई एंड मिनिमम रिग्रेट। ये जो मैंने आपके सामने 15 एमसीक्यू रखे हैं, इनके आंसर मैंने यहां पे लिख दिए हैं। 1 से लेकर 15 तक ABCD जो भी बन सकता था वो मैंने यहां पे भी लिख दिया है और पेपर में भी कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल ऐप से, और जो सॉल्यूशन है वो भी आप यहां पे हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए, MQP जून 2024, आप वहां से कंटेंट में से ये डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइस आपको वहां पे देखने को मिल सकता है क्योंकि मजबूरी होती है, स्टोर सेक्शन है उसमें प्राइस डालना मजबूरी है, बट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी आपको अगर रीजनेबल प्राइसेस पे कोई वीडियोस खरीदनी है, कोर्सेज खरीदने हैं, तो वो भी आपको वहां पे रीजनेबल प्राइसेस में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हो तो सर 7 में से 5 क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की है, जिसमें अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला थ्योरी ए पार्ट 7 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। आप अपना इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक निकालिए, उसमें आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाता है। और जो 2 का बी पार्ट है, 2 का जो बी पार्ट है दैट इज गिवन फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टॉपिक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2b, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 अकाउंट्स क्लर्क्स responsible for processing purchase invoices of supply। एक कंपनी में 3 एम्प्लॉइज है, सिंपल सी बात करूं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो भी सप्लायर के इनवॉइसेस होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। ईच क्लर्क इज पेड ए सैलरी ऑफ ₹1,50,000 पर एनम, तीनों की मिला के 4.5 लाख, एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 5,000 परचेज इनवॉइस पर ईयर, तीनों मिला के 15,000। 1.5 लाख रुपए की सैलरी, 5,000 इनवॉइस वो कर सकते हैं, मतलब तीनों की मिला के 4.5 लाख की सैलरी और 15,000 इनवॉइस जो है उसको प्रोसेस किया जा सकता है। इन एडिशन टू द सैलरी के अलावा द कंपनी स्पेंड ₹45,000 पर ईयर फॉर प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स, पोस्टेज एटसेट्रा। इसके अलावा 45,000 रुपए पूरे साल में फॉर्म्स, पोस्टेज, इनकी प्रिंटिंग वगैरह के खर्चे लग जाते हैं। Assuming that 15,000 परचेज इनवॉइस आर प्रोसेस्ड, कैपेसिटी भी यही थी, एक बंदा 5,000 कर पाता तो तीनों मिला के 15,000, और आप मान के चलो कि कंपनी 15,000 इनवॉइस प्रोसेस कर रही है ड्यूरिंग द ईयर। एज्यूमिंग दैट 15,000 परचेज इनवॉइसेस आर प्रोसेस्ड, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर इस साल क्या हुआ, 12,500 परचेज इनवॉइसेस वर प्रोसेस्ड। एक पर्टिकुलर ईयर में केवल 12,500 ही इनवॉइस आपने प्रोसेस किए। You are required to, point number 1, calculate the activity rate for the purchase order activity। आपको परचेज ऑर्डर एक्टिविटी का एक्टिविटी रेट निकालना है। तो सर सिंपल सी बात ये थी, 4.5 लाख रुपए का खर्चा तो एक था, 1.5 लाख इंटू 3, और 45,000 रुपए का खर्चा ये था, और कितने प्रोसेसिंग के लिए, 15,000 परचेज इनवॉइसेस के लिए। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है। तो एक्टिविटी रेट निकालोगे तो सिंपल 3 क्लर्क, 1.5 लाख रुपए की सैलरी, 4.5 लाख, इसके अलावा प्रिंटिंग और पोस्टेज का खर्चा 45,000, टोटल हो गया 4,95,000। और ये एक्सपेंस है 15,000 इनवॉइसेस के लिए, तो पर इनवॉइस कितना हो गया, 33 रुपए पर इनवॉइस, 33 पर इनवॉइस। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट आंसर, आपको एक्टिविटी रेट बताना था, बता दिया। फिर कहते हैं ब्रेक द एक्टिविटी रेट, ये जो 33 का रेट निकाले इसको तोड़ो, अब ब्रेक करो इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, तो सर फिक्स्ड और वेरिएबल में अगर बांटना है तो सिंपल सी बात है, प्रिंटिंग, पोस्टेज ये तो वेरिएबल है और सैलरी फिक्स होती है। तो फिक्स्ड एक्टिविटी में बांटोगे तो फिक्स्ड खर्चा है सैलरी 4.5 लाख, डिवाइडेड बाई 15,000 कर दो तो 30 रुपए पर इनवॉइस आ जाएगा। और जो वेरिएबल एक्टिविटी है प्रिंटिंग, पोस्टेज, वो था 45,000, 15,000 के लिए तो 3 रुपए। तो 33 का ब्रेकअप ये है, 30 रुपए पर इनवॉइस फिक्स्ड एक्टिविटी रेट और 3 रुपए पर इनवॉइस वेरिएबल एक्टिविटी रेट। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट द टोटल एक्टिविटी अवेलेबिलिटी
सर टोटल एक्टिविटी हमारे पास जो है वो कितनी अवेलेबल है, तो एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल तो 15,000 है, 15,000 है, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है। ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूसेज, इसमें से यूज कितना कर पा रहे हो और अनयूज कितना है, तो 12,500 आप यूज कर पा रहे हो, 2,500 जो है वो अनयूज्ड है। 12,500 इनवॉइस एक्टिविटी आप यूज कर पा रहे हो और 2,500 इनवॉइस की एक्टिविटी आपके पास अनयूज्ड है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड, जो आप रिसोर्स सप्लाई कर रहे हो इसकी टोटल कॉस्ट क्या है, और ब्रेक दिस इनटू एक्टिविटी यूसेज और अनयूज्ड। तो सर सिंपल सी बात यह है, 4.5 लाख रुपए की एक कॉस्ट है, 4.5 लाख रुपए की एक कॉस्ट है, वो तो फिक्स है। आप रिसोर्सेज सप्लाई कितना कर रहे हो इस पर्टिकुलर पीरियड में, 12,500, तो 12,500 मल्टीप्लाई में 3 रुपए, ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिसोर्स सप्लाइड है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी यूज कितना है, तो सर 12,000 के लिए यूज, 12,500 के लिए यूज कर रहे हो, 33 रुपए का रेट है, तो बाकी जो 2,500 है उसके लिए केवल और केवल 30 रुपए। क्यों, जो यूज करोगे उसके लिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, फिक्स्ड भी आएगी, और जो अनयूज्ड है उसके लिए केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट ही कंसीडर की जाएगी। तो 487,500 का बाइफिकेशन कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से ही कॉपी पेस्ट यहां पे किया गया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2B। केवल लैंग्वेज का खेल है, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया तो इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा का पूरा एक सिंगल क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का दे दिया गया। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स का दे दिया, और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। सुषमा प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड in a year 15,000 units of a particular product fetching a sales value of rupees 15 lakh। एक कंपनी है सुषमा प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड, 15,000 यूनिट्स 15 लाख रुपए में सेल कर रही है। सर अगर 15 लाख रुपए में 15,000 यूनिट आप सेल कर रहे हो, 100 रुपए का सेलिंग प्राइस आपका, आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 30% ऑन सेल 30 रुपए, डायरेक्ट लेबर 20% ऑन सेल वैल्यू 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपी पर यूनिट, द कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 16/3 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपके पास सेल वैल्यू हो, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है और प्रॉफिट गिवन है, आप इजीली यहां से अपना फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। करवाई देता हूं साथ के साथ, इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन बना लिया मैंने। तो सबसे पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि सर 15 लाख रुपए आपका सेल्स वैल्यू थी 15,000 यूनिट के लिए, तो 100 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है। 15 लाख रुपए की सेल है तो 15 लाख रुपए का 30%, 4.5 लाख रुपए आपकी मटेरियल की कॉस्ट है, 20% आपका लेबर है तो 15 लाख का 20%, 3 लाख आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपी पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 15,000 है तो 15,000 इंटू 10 1,50,000, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए की सेल थी 15 लाख की, 9 लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन आपका 6 लाख है, कंट्रीब्यूशन आपका 6 लाख है। क्वेश्चन का प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 16/3 मतलब 16.667 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो 2.5 लाख रुपए का। तो अगर 6 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन और 2.5 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट है, तो बैलेंसिंग फिगर एक तरीके से आपका फिक्स्ड ओवरहेड 3.5 लाख रुपए होगा। ये आपके पास अभी का प्रेजेंटली डेटा गिवन था। कहते हैं द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम ऑफ 20,000 यूनिट्स पर एनम। आप 15,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हो, लेकिन जो आपके पास मशीन इक्विपमेंट है उस पर 20,000 यूनिट बन सकती है। मतलब आपके पास फिलहाल 5,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है। इन केस द डिमांड एक्सीड द मैक्सिमम आउटपुट, अगर डिमांड 20,000 यूनिट से भी ज्यादा जाती है तो आपको एक नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड विच विल कॉस्ट 10 लाख। 10 लाख रुपए में एक नया इक्विपमेंट खरीदो एंड इट विल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। इसकी लाइफ होगी 10 साल की, मतलब हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा और बढ़ जाएगा। ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज विलिंग टू प्लेस एन ऑर्डर ऑन द कंपनी फॉर
10,000 units per year regularly at 90% of the present selling price, which will be if accepted over and above the existing market for 15,000 यूनिट। एक कस्टमर है जो 10,000 यूनिट का ऑर्डर आपको प्लेस करना चाह रहा है। 15,000 तो आप ऑलरेडी बनाकर बेच रहे थे, 10,000 यूनिट और बनाओगे तो सर 25,000, जो कि 20,000 से एक्सीड करेगी, तो आपको नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा और हर साल 1 लाख रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेलिंग प्राइस देगा वो आपको 100 रुपए पूरा नहीं देगा, 90% ही देगा, मतलब 90 रुपीज के अकॉर्डिंगली आप 10,000 यूनिट सेल कर पाओगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर और नॉट द न्यू ऑर्डर मटेरियलाइजेज, कहते हैं नया ऑर्डर जो है वो आपको मिले चाहे ना मिले, द कॉस्ट इंक्रीजेज विद इमीडिएट इफेक्ट आर, नया ऑर्डर आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन कुछ कॉस्ट आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे मटेरियल 10% की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब पहले अगर 30% था तो वो 33% हो जाएगा। 25% लेबर, मतलब 20% था तो वो 20 का 25% 25% हो जाएगा। 50,000 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जानी है, मतलब पहले जो 3.5 लाख रुपए था वो अब 4 लाख रुपए हो जाएगा। ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नया ऑर्डर मिले चाहे ना मिले। इफ द ऑर्डर ऑफ एडिशनल 10,000 यूनिट इज एक्सेप्टेड, अगर आप ये 10,000 यूनिट का ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय अनदर 50,000 बाय वे ऑफ इंक्रीज एडमिन एक्सपेंस। अगर आप ये 10,000 यूनिट वाला ऑर्डर लेते हो तो हमारे एडमिन के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो 50,000 रुपए और बढ़ जाएंगे खर्चे। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द न्यू बिजनेस एट द स्टिपुलेटेड प्राइस, मतलब क्या हम ये 10,000 यूनिट का जो ऑफर है 90 रुपए के हिसाब से एक्सेप्ट करें या फिर डिक्लाइन कर दें न्यू ऑफर को एंड मेक ए कॉन्सेंट्रेट सेल ड्राइव टू सेल द प्रेजेंट अनयूज्ड कैपेसिटी एट द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। आप चाहो तो आपकी ये जो 5,000 यूनिट की कैपेसिटी फालतू पड़ी हुई थी, कहते हैं ये बेच सकते हो, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक सेल ड्राइव कॉस्ट 60,000 रुपए की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जो भी है एडवर्टीजमेंट प्रमोशन जो भी है सेल को बढ़ाने के लिए। मतलब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप ये 10,000 यूनिट वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो या फिर जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसको बेचने में कॉन्सेंट्रेट करो। इग्नोर द फाइनेंशियल चार्जेस ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है 10 लाख की, उस पे फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं छोड़ दो, भूल जाओ, हम नहीं जानते। एंड एज्यूम देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, अपने पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, बोलने की जरूरत ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट जो है आउटपुट के साथ साथ ही बढ़ती है। तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने तैयार करा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के देख लेना है। पर्टिकुलर्स, एक तो प्रेजेंट कैपेसिटी ले लेंगे जो अभी हम बनाकर बेच रहे हैं, जो कि 15,000 यूनिट है। एक हम मैक्सिमम कैपेसिटी लेंगे जिसमें आप 20,000 यूनिट बेच सकते हो, और अगर आप नया ऑफर जो है 10,000 का वो एक्सेप्ट करते हो तो 15,000 ये और 10,000 वो, तो 25,000 यूनिट आप सेल करो। सर सेल वैल्यू क्या होगी, अभी तो 15 लाख रुपए की सेल वैल्यू है। अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 यूनिट बेचते हो तो वो भी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पे है, तो 20 लाख। अगर आप ये 25,000 यूनिट बेचते हो तो इसमें 15,000 यूनिट तो 100 रुपए के हिसाब से जाएगी, तो 15 लाख, ये 15 लाख है। साथ में जो 10,000 यूनिट है वो आप 90 रुपए के हिसाब से ही बेच पाओगे, तो 9 लाख रुपए की सेल जनरेट होगी, तो टोटल सेल होगी आपकी 24 लाख की। डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो 30% आपकी वेरिएबल 30% आपकी कॉस्ट थी, जो कि बढ़ के 10% बढ़ जाएगी, तो 30 को 10% से बढ़ाया जाए तो इट विल बी 33%, तो 33% ऑफ सेल वैल्यू। नहीं तो सिंपली तो मैं तो ये कहूंगा कि 100 रुपए आपका सेलिंग प्राइस था, तो 100 रुपए का 30%, 30 रुपए पर यूनिट आपकी मटेरियल की कॉस्ट थी, जो 10% से बढ़ के 33 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी। तो 33 रुपीज पर यूनिट है, तो 15,000 यूनिट के लिए 33 इंटू 15,000 495, 20,000 यूनिट के लिए इट विल बी 20,000 यूनिट के लिए इट विल बी 6,60,000, और 25,000 यूनिट के लिए आ जाएगा 8,25,000। इन दोनों का टोटल 495 प्लस 330। इन्होंने कैसे दिखाया वो भी बता देता हूं। 15,000 यूनिट अलग दिखाई है, 15,000 इंटू 33 495,
और 10,000 इंटू 33 33, नहीं तो साथ में दिखाओ ना 25,000 इंटू 33, ये आएगा आपका दोनों का टोटल 8,25,000। मटेरियल के बाद लेबर, फिर से मैं कहूंगा लेबर में भी जमेला मत पालो। 100 रुपए का सेलिंग प्राइस था, 20% था मतलब 20 रुपए, 25% बढ़ गया तो 20 का 25% 5 रुपए बढ़ गया, 25 रुपए पर यूनिट हो गया। 25 रुपए पर यूनिट हो गया तो 25 रुपए पर यूनिट, तो 15,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 3,75,000, 20,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 5 लाख, और 25,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 6,25,000। दोनों का एडिशन कर लो 6,25,000। इन्होंने अलग अलग दिखाया है कि 10,000 यूनिट का अलग है, 15,000 यूनिट का अलग है। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं सर, 10 रुपए पर यूनिट था और इसमें कोई चेंज भी नहीं था, तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 15,000 यूनिट का 1.5 लाख, 20,000 यूनिट का 2 लाख, 25,000 यूनिट का 2.5 लाख आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो सर फिक्स्ड ओवरहेड आपने 3.5 लाख रुपए तो निकाले थे, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपने 3.5 लाख रुपए तो यहां पे कैलकुलेट कर लिए थे, 3.5 लाख तो एग्जिस्टिंग में थे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था 50,000 बढ़ जाएगा, मतलब 3 लाख हो जाएगा, वो 4 लाख हो जाएगा। 3.5 पहले थे, 50,000 बढ़ जाएगा तो 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा पहले केस में, दूसरे केस में भी 4 लाख हो जाएगा, तीसरे केस में ध्यान देना यहां पे ये मिस्टेक थी, मैंने ठीक करी है, 4 लाख तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था अगर 10,000 यूनिट वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो फिक्स्ड ओवरहेड फिर से 50,000 बढ़ेगा, फिर से 50,000 बढ़ने का मतलब 4 लाख तो होगा ही होगा, 50,000 और बढ़ेगा तो ये 4.5 लाख रुपए होगा, 4.5 लाख होगा। और क्वेश्चन ने कहा था जो आप एडिशनल सेल चाहते हो एग्जिस्टिंग वाली, उसके लिए आपको अपनी सेल बढ़ाने के लिए 60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो ये 60,000 रुपए का खर्चा सेल ड्राइव की कॉस्ट अलग से डालती है। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था कि आप अगर ये 10,000 यूनिट का ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो आपको एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, 10 साल की इसकी लाइफ है, तो 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन का खर्चा हो रहा रहेगा, इस पे 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन का खर्चा हो रहा रहेगा। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसमें मैंने ठीक करी है। अकॉर्डिंगली आपकी टोटल कॉस्ट 1420 होगी तो यहां पे 80,000 का प्रॉफिट, यहां पे 1820 होगी तो 180 का प्रॉफिट, और यहां पे 2250 होगी तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। अकॉर्डिंगली ये वाला जो ऑप्शन है 1,80,000 वाला, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यहां पे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। तो आपको 10,000 यूनिट वाला जो ऑफर है वो एक्सेप्ट ना करके आपकी जो 5,000 यूनिट की एडिशनल आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई थी उसको यूज करके बेचो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैलकुलेशन है थोड़ी, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को 14 मार्क्स की वेटेज यहां पे मिली है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, आपको कम से कम इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने में 20 मिनट तो कहीं नहीं जाने, इवन ज्यादा ही लग जाएंगे, 25 मिनट तक भी अगर आपको लगते हैं कोई दिक्कत नहीं, और 25 मिनट में तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही लो। तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 14 मार्क्स डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ए पार्ट भी प्रैक्टिकल, बी पार्ट भी प्रैक्टिकल, और सर दोनों ही पार्ट जो है, पार्ट ए जो है वो तो प्योर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से देखने को मिल रहा है, पार्ट बी जो है वो आपको मेक और बाई डिसीजन मेकिंग में से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4A, रिएक्सॉन लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर 2023। कंपनी 16,000 यूनिट सेल कर रही थी 16 लाख रुपए में, इसका मतलब 100 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस था, लेस के इन्होंने एक्सपेंसेस 17,60,000 के, इसके अंदर 8 लाख रुपए के फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी है, मतलब 8 लाख रुपए के फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 9,60,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 9,60,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट हो गई। नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट 16,000 थी, तो 9,60,000 रुपए अगर आपकी कॉस्ट थी 16,000 यूनिट के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60 रुपीज पर यूनिट भी थी, 60 रुपी पर यूनिट थी, तो अकॉर्डिंगली आपको लॉस दिख रहा था 1,60,000 का। कहानी ये थी, सेल कर रहे थे 16,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹100, 16 लाख रुपए में, वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 60 रुपए पर यूनिट इंटू 16,000, 960, 8 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट था, दोनों का टोटल करके एक साथ माइनस कर दिया 1760, तो लॉस दिख रहा था 1,60,000 का। द मैनेजर बिलीव्स
that an increase of ₹4 lakh in advertising outlay will increase sales substantially. अब जो मैनेजर है उनका मानना है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट पे 4,000 रुपए खर्च कर दे तो हमारी सेल बढ़ सकती है. His plan was approved by the chairman of the board, और बोर्ड के चेयरमैन ने उनका प्लान अप्रूव भी कर दिया. क्वेश्चन की बड़ी सिंपल सी डिमांड है. कहते हैं पीवी रेशियो बताओ. सर पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100. 100 रुपए का सेलिंग प्राइस, 60 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 40% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा. 40% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा. कैलकुलेशन भले ही कैसे भी करी हुई हो, एक बार शो करता हूं. सेल 16 लाख थी, सेल यूनिट 16,000 थी, तो सेलिंग प्राइस आया 100 रुपए का. एज पर क्वेश्चन टोटल कॉस्ट आपकी 17,60,000 रुपए थी, जिसमें 8 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट थी, तो 9,60,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई. ये 9,60,000 वेरिएबल कॉस्ट 16,000 यूनिट के लिए थी, तो 60 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40, तो लॉस आ रहा था आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1,60,000 का, वो भी लिख दिया. और पीवी रेशियो आ गया आपका 40%. कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100 40%. पीवी रेशियो आ गया. फिर क्वेश्चन ने पहले ही पॉइंट में बोला ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल के दो. सर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो, जो भी आप अप्लाई करना चाहो. पीवी रेशियो अप्लाई कर लो चाहे कंट्रीब्यूशन, एक ही बात है. टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? सर 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट तो पहले से इनकर कर रहे थे. 4 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट पे और खर्च करोगे तो 12 लाख की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी. एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 40, तो 30,000 यूनिट पे आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर पाओ. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, पीवीआर एंड ब्रेक इवन पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट व्हाट एडिशनल सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑफसेट दैट इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट आउटले. कहते हैं एडवर्टीजमेंट पे जो 4 लाख रुपए आप लगा रहे हो, इसको सेट ऑफ करने के लिए कितनी एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेगी? सर 4 लाख रुपए लगा रहे हो. सेल्स की मैं बात करूं तो सेल का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस या प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो. टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 12 लाख थी, और लॉस की बात करें तो आपका 1,60,000 रुपए का लॉस था, डिवाइडेड बाई 40% आपका पीवी रेशियो, तो सर 26 लाख रुपए की आपको सेल करनी पड़ेगी. आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ा दी, लॉस जो पहले था वो सेम रख दिया, अकॉर्डिंगली आपको 26 लाख की सेल करनी पड़ेगी. पहले सेल कितनी थी? 16 लाख की. पहले सेल कितनी थी? 16 लाख की. तो इसका मतलब 10 लाख रुपए की आपको एडिशनल सेल करनी पड़ेगी. 10 लाख रुपए की आपको एडिशनल सेल करनी पड़ेगी. अदरवाइज आप सीधा सीधा भी कर सकते थे. सर 4 लाख रुपए का खर्चा बढ़ गया, दैट इज 4 लाख रुपए का खर्चा बढ़ गया आपका, दैट इज 40% पीवी रेशियो. तो 4 लाख डिवाइड बाय 40%, 10 लाख रुपए की सेल आपको बढ़ानी पड़ेगी. जैसे आपको ठीक लगे प्रेजेंटेशन दे सकते हो. इसके बाद थर्ड एंड लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 20,000 यूनिट्स. सर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो 30,000 यूनिट था. अगर ये 20,000 करना हो तो सर इसी फॉर्मूले में ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 रख लो और सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट कर दो. फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओपन कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ओपन कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सर ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए 20,000, टोटल फिक्स कॉस्ट है 8 + 4 12,000. अब सेलिंग प्राइस निकालना है तो एक्स लिखो, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए थी, इसको सॉल्व करोगे आपको आपका नया सेलिंग प्राइस 120 रुपए मिलेगा. अगर आप अपना सेलिंग प्राइस 120 रुपए कर देते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट का होगा. सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, एमक्यूपी में इन्होंने डाल दिया है. तो एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं. एज इट इज क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में जाके देखने को मिल जाएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में जाओ और नोट्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. क्वेश्चन नंबर 4B. ये जो क्वेश्चन नंबर 4B है दैट इज फ्रॉम डिसीजन मेकिंग और मेक और बाई का क्वेश्चन है. XYZ कंपनी परचेजेस 40,000 ग्लास केसेस पर एनम फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट ₹5 ईच. एक कंपनी है ग्लास केसेस परचेज करती है पर एनम 40,000, 5 रुपए के अकॉर्डिंगली खरीद रही है. द प्रोडक्शन मैनेजर फील्स दैट दीज शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड नॉट परचेज्ड. प्रोडक्शन मैनेजर का कहना है क्यों ना हम इसको खुद बनाएं. इसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसकी कॉस्ट होगी 1 लाख रुपए, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है. विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द आइटम
विद इन द फैक्ट्री। 1 लाख रुपए की मशीन चाहिए। द मशीन हैज एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स एंड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 1 लाख रुपए की मशीन, 5 साल की लाइफ, मतलब 20,000 रुपए का खर्चा 1 साल का। 20,000 रुपए का खर्चा 1 साल का, 60,000 यूनिट तक आप उसमें बना सकते हो। द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ईच ग्लास केस इज एज फॉलोज। मटेरियल का खर्चा 2 रुपए का लगेगा, लेबर 1 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब ये भी 1 रुपए लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एंड डिसाइड, पॉइंट नंबर 1, should the company continue to purchase the glass cases from outside supplier or should it make them in the factory? आपको बताना है मेक या बाई। सर बाई में तो कोई हेडेक नहीं है, 5 रुपए लगेंगे। अगर बनाओगे 2 रुपए ये लगेगा, 1 रुपए ये लगेगा, 1 रुपए ये लगेगा, साथ में 20,000 रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन। और फिलहाल आप 40,000 ग्लासेस बनाओगे, ग्लास केसेस बनाओगे, तो 40,000 रुपए में 20,000 मतलब 50 पैसे का वो खर्चा। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए बना लिया है। परचेज करेंगे तो 5 रुपए, बनाओगे तो 2 रुपए मटेरियल, 1 रुपए लेबर, 1 रुपए ओवरहेड। डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख रुपए की मशीन है, 5 साल की लाइफ है, 20,000 का डेप्रिसिएशन, 40,000 केसेस बनाओगे तो 40,000 पे 20,000 का खर्च मतलब 50 पैसा पर यूनिट, तो 4.5 बनाओगे तो 4.5 रुपए लग रहा है, खरीद के लाओ तो 5 रुपए लग रहा है। तो सर बनाओ ना, सिंपल सी बात है। मैन्युफैक्चरिंग विल बी योर आंसर। और सेकंड पॉइंट भी सिंपल है, कहते हैं शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 10,000 ग्लास केसेस टू द मार्केट एट ए सेलिंग प्राइस 4.5 रुपए पर यूनिट। कोई आपसे 10,000 ग्लास केसेस खरीदने आ जाए, 10,000, तो क्या बेचोगे 4.5 में? देखो मेरी कैपेसिटी तो ज्यादा है, बना तो सकता हूं। अब इस केस में क्या होगा, सर मटेरियल लगेगा 2 रुपए का, लेबर लगेगी 1 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 1 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 1 रुपए का। और फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो या तो बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा, और करोगे भी तो टोटलिटी में अगर मैं बनाऊं तो मैं कहूंगा सर अब जो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, वो 40 प्लस 10 50,000 पे बन जाए तो भी ये 40 पैसा ही आएगा। तो फिर 4.4 मतलब 4 रुपए 40 पैसे की कॉस्ट आएगी और 4.5 में बिक रहा है, खरीद लो। और अगर आप इंक्रीमेंटल बेसिस पे बना रहे हो तो 2-1-1 केवल 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, 4.5 में बिकेगा, ले लो। मैंने टोटलिटी में बनाया तो 4 रुपए 40 पैसा, आप केवल इंक्रीमेंटल बेसिस पे बनाओगे 10,000 के लिए तो 2 रुपए 1 रुपए, फिर ये डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली सिंपल सी बात है, आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपको ग्लास केसेस मैन्युफैक्चर करने चाहिए और बाहर से अगर 4.5 रुपए पर यूनिट में बिक रहा है तो बेच लो, आपको बेनिफिट ही होगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो सर क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आपको एक पूरा का पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से मटेरियल वेरिएंसेस में से दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ इट इज, मटेरियल एक्स लगाओगे आप 60%, वाई लगाओगे 40% एट द रेट ऑफ 15 और 10, तो नॉर्मल लॉस से इन आउटपुट इज 20% ऑफ इनपुट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल वाई। ऐसा आपका स्टैंडर्ड कहता है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट फॉर मई 2023 वर, आपने एक्चुअल में मटेरियल एक्स यूज किया 210 kg एट द रेट ऑफ 16, मटेरियल वाई आपने यूज किया 190 kg एट द रेट ऑफ 10.50, और एक्चुअल में आउटपुट आपको जनरेट हुआ है 330 kg का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स और यील्ड। ये 5 तरीके के वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करके देने हैं। सर वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, इस तरीके पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। हेडिंग पुट करी मैंने आंसर नंबर 5 और एक वर्किंग नोट बनाया, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। कॉलम लिए मैंने क्वांटिटी प्राइस अमाउंट स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, आरएसक्यू में केवल क्वांटिटी और एक्चुअल में क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट। 2 तरीके के मटेरियल एक्स और वाई। सर मैंने टोटल इनपुट एज्यूम कर लिया 100, अगर टोटल इनपुट 100 होगा तो 60 विल बी एक्स, 40 विल बी वाई, 60 विल बी एक्स, 40 विल बी वाई एट द रेट ऑफ ₹15 एंड 10 पर केजी। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट बनके तैयार हो गया। देन क्वेश्चन ने कहा हमने एक्चुअल में 210 और 190 केजी रॉ मटेरियल यूज किया एट द रेट ऑफ ₹16 और 10.5, तो आपकी एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट आ गई जिसमें हमने
330 kg का आउटपुट बनाया। सिंपली आप अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लो। सिंपली आप अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लो। कैसे? अगर 60 मटेरियल लगना था 80 के लिए तो 330 के लिए कितना, तो 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 330 247.5। स्टैंडर्ड रेट सेम, कॉपी पेस्ट, अमाउंट आ गई। 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 330 165। स्टैंडर्ड रेट, कॉपी पेस्ट, अमाउंट आ गई। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बनके तैयार है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या करना होता है, जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 400, उसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है 3:2 में। तो ये आ गया 240 और 160। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 5362.5 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 5355। सर 7.5 फेवरेबल ओनली। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई दोनों के लिए कैलकुलेशन। सर स्टैंडर्ड प्राइस था 15 और 10, एक्चुअल प्राइस 16 और 10.5, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 210 और 190। आपको आपका प्राइस वेरिएंस पता चल गया, दोनों का इंडिविजुअल भी और टोटल भी 305 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल एक्स और वाई क्वांटिटी आपकी 247.5 और 165 माइनस 210 और 190 मल्टीप्लाई बाई 15 और 10। अकॉर्डिंगली आपको इंडिविजुअल भी पता चल गया और टोटल भी पता चल गया। सर यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस का जो टोटल होता है दैट इज कॉस्ट वेरिएंस, ये है 312.5 फेवरेबल और ये है 305 एडवर्स, तो नेट आ गया 7.5 फेवरेबल। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला होता है आरएसक्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 240 माइनस 210 इंटू 15 एंड 160 माइनस 190 इंटू 10। आपको इंडिविजुअल भी पता चल गया और टोटल भी पता चल गया। और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स के लिए 247.5 माइनस 240 इंटू 15 और वाई के लिए 165 माइनस 160 इंटू में 10। अकॉर्डिंगली आपको आपका यील्ड वेरिएंस भी पता चल गया, इंडिविजुअल भी और टोटल भी। सर यील्ड और मिक्स इज द इक्वल टू यूसेज, ये है 162.5 फेवरेबल और ये है 150, तो दोनों मिलाओगे तो 312.5 फेवरेबल। तो इस तरीके से आप ये 14 मार्क्स का इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम जरूर लगेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, गलती होने का कहीं कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी दो पार्ट है। पार्ट ए जो है वो फिर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, और बी जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल बजट का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6A, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अल्जोन लिमिटेड, a manufacturing company using standard costing system for the month ending October 2023। आपको बजट गिवन है और एक्चुअल गिवन है। बजट में आपने सोचा था 10,000 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा होगा, बट एक्चुअल में 12,000 का हुआ। आप सोच रहे थे 2,000 यूनिट बनाएंगे, बट एक्चुअल में आपने 2100 यूनिट बनाई है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 घंटे आप सोच के बैठे थे, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे, तो 2,000 यूनिट के लिए 20,000 घंटों का टारगेट होगा आपका, बट एक्चुअल में आपने 21,000 घंटे काम किए। ठीक है, रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, आपको केवल और केवल फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है। इसके लिए भी आप एक वर्किंग नोट तैयार कर सकते हो। बजटेड आवर्स लिखो, बजटेड रेट पर आवर लिखो, बजटेड ओवरहेड लिखो, एक्चुअल आवर्स लिखो, एक्चुअल रेट पर आवर लिखो और एक्चुअल ओवरहेड लिख दो। और फाइनली आपको लिखने होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड पता चल जाते हैं, जिसमें आप सिंपली कह सकते हो सर 2000 यूनिट बनाने का टारगेट था, एक यूनिट के लिए 10 घंटे, तो 20,000 घंटे काम करने का टारगेट था और उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करने का टारगेट था। तो इसका मतलब 10,000 रुपए का खर्चा है 20,000 घंटों के लिए, तो 50 पैसा पर आवर हो गया। सिमिलरली आपने एक्चुअल में 21,000 घंटे काम किया और 21,000 घंटे काम किया और 12,000 रुपए का खर्च आया। 21,000 घंटे आपने काम किया, 12,000 रुपए का खर्च आया, तो 12,000 रुपए का खर्च था 21,000 घंटों के लिए, तो पर आवर 57 पैसे 57 पैसा पर आवर का खर्चा आया। और इसमें आपने कितनी यूनिट बना ली थी? 2100 यूनिट बना ली थी।
तो स्टैंडर्ड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सर अगर 10 घंटे एक यूनिट के लिए थी और आपने 2100 यूनिट बनाई तो 21,000 घंटे लगने चाहिए थे, ठीक है, और 50 पैसे के हिसाब से 10,500 अब्सॉर्ब होना चाहिए था। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल, 10,500 माइनस 12,000, 1,500 रुपए एडवर्स आ गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजट माइनस एक्चुअल, 10,000 माइनस 12,000, 2,000 एडवर्स आ गया। और वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब माइनस बजट, 10,500 माइनस 10,000, सर 500 रुपए फेवरेबल आ गया। कॉस्ट के ही दो पार्ट होते हैं, तो ये 2,000 एडवर्स है, ये 500 फेवरेबल है, तो नेट आपका 1,500 एडवर्स आ गया। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। बट आप जब एग्जाम में करोगे आपको करने में 10 मिनट के आसपास इस क्वेश्चन को लग जाएंगे, प्रेजेंटेशन भी दोगे, कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, बट फिर भी मैं कहूंगा एक इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ बढ़ते हो तो सर 6B फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन। विद द फॉलोइंग डेटा फॉर ए 60% एक्टिविटी प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% कैपेसिटी, प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी 300 यूनिट। कहते हैं 60% कैपेसिटी पे आप 300 यूनिट बना पा रहे हो, बजट बना के दो 80 और 100 पे। तो सर सिंपल सी बात है, अगर 300 यूनिट बना रहे हो 60% पे तो 80 पे हो जाएगी आपकी, 300 है 60 पे तो 80 पे 400 हो जाएगी और 100 पे 500 यूनिट आप बना पाओगे। मटेरियल 100 रुपए पर यूनिट है, लेबर 40 रुपए पर यूनिट है, एक्सपेंसेस 10 रुपए पर यूनिट है। फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 रुपए में 40% मतलब 16,000 रुपए तो फिक्स है, 16,000 रुपए तो फिक्स है, और बाकी वेरिएबल बच गया आपका 24,000, और 300 रुपए, 300 यूनिट है तो 24,000 अगर 300 यूनिट के लिए तो 80 रुपए पर यूनिट हो गया। एडमिन एक्सपेंसेस 30,000 में 60% फिक्स है, 60% फिक्स होने का मतलब 18,000 रुपए तो इसमें फिक्स है, और वेरिएबल पोर्शन हो गया आपका 12,000, 12,000 रुपए 300 यूनिट के लिए तो 40 रुपए पर यूनिट हो गया। सर क्रक्स तो निकाल दिया क्वेश्चन के डेटा का, अब आप इजीली अपना फ्लेक्सिबल बजट शो कर सकते हो। पर्टिकुलर 60% कैपेसिटी प्रेजेंट है, 80 और 100 पे बनाना है, तो 60 पे 300 है तो 80 पे 400 हो गई, 100 पे 500 यूनिट हो जाएगी। मटेरियल का जो रेट है वो है 100 रुपए पर यूनिट, तो सर मल्टीप्लाई करना है 300 इंटू 100, 400 इंटू 100, 500 इंटू 100। लेबर की कॉस्ट की बात करें तो लेबर है 40 रुपए पर यूनिट, तो 300 इंटू 40, 400 इंटू 40, 500 इंटू 40। और इसके बाद एक्सपेंस है 10 रुपए पर यूनिट, तो 300 इंटू 10, 400 इंटू 10, 500 इंटू 10। एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करें तो 40,000 जिसमें फिक्स था 16,000, तो वो 16,000 जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रह जाएगा, जो 16,000 फिक्स है वो तो फिक्स ही रह जाएगा। और वेरिएबल मैंने अलग से कर दिया था आपका 24,000, मतलब 80 रुपए पर यूनिट था, सिंपल सी बात ये थी। तो 300 इंटू 80, 400 इंटू 80, 500 इंटू 80। एंड फाइनली एडमिन एक्सपेंस की बात करें तो 30,000 रुपए था जिसमें फिक्स था 18,000, तो सर 18,000 तो फिक्स आ जाएगा, और जो वेरिएबल वाला पोर्शन था वो 40 रुपए पर यूनिट था, तो 300 इंटू 40, 400 इंटू 40, 500 इंटू 40 ऐड कर दो, आपका एक्सपेंस बजट फ्लेक्सिबल बजट बनके तैयार है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल फॉर 7 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो दो पार्ट किए गए, अभी इसमें जो दो पार्ट किए गए, पार्ट ए जो है दैट इज प्रैक्टिकल एंड पार्ट बी इज थियोरी। पार्ट ए अगर देखें तो एन इन्वेस्टमेंट सेंटर हैज नेट एसेट ऑफ ₹8 लाख। एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है जहां पे आपने 8 लाख रुपए एसेट में डाल रखे हैं, एंड मेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ 1,60,000, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कमा रहे हो। नॉशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 12% का रेट है। दिस इज द कंपनीज टारगेट रिटर्न। एन अपॉर्चुनिटी हैज अराइजन टू इन्वेस्ट इन ए न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 1 लाख। कहते हैं अब कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी नए प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, तो जो 8 लाख का एसेट था वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 लाख का। द प्रोजेक्ट वुड हैव ए 4-year लाइफ, 4 साल इसकी लाइफ होगी, एंड वुड मेक प्रॉफिट ऑफ 15,000 ईच ईयर। हर साल 15,000 रुपए का आप प्रॉफिट कमा पाओगे, हर साल आप 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाओगे, मतलब प्रॉफिट जो पहले 1,60,000 था वो अब 1,75,000 हो जाएगा। रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पॉइंट नंबर ए, व्हाट वुड बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
विद एंड विदाउट द इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें तो आरओआई क्या होगा और नहीं करें तो क्या होगा। बेस योर कैलकुलेशन ऑन ओपनिंग बुक वैल्यूज, ये जो वैल्यूज गिवन है इसी पे करना है। डिटरमाइन वुड द इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर विश टू अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, इफ परफॉर्मेंस इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई। तो सर सिंपल सी बात है, आरओआई अगर पहले की बजाय बाद में बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया नहीं है, साथ के साथ आपके साथ बनाऊंगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बना के नहीं रखा, तो आपके साथ साथ इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहां पे आंसर की हेडिंग डालेंगे 7A, और सर हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला होता है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अगर हम बात करें विद और विदाउट द इन्वेस्टमेंट, तो सर पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट बात करूं, मतलब जो नया वाला इन्वेस्टमेंट है वो आप नहीं कर रहे। सर अगर आप वो नहीं करते हो तो कंपनी 1,60,000 रुपए कमा रही थी अपना 8 लाख रुपए की एसेट पे, 1,60,000 रुपए कंपनी कमा रही थी 8 लाख रुपए की एसेट पे, तो मतलब कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चल रहा था 20% का। लेकिन अगर कंपनी 1 लाख रुपए का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो कर देती है, तो जो 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट था उसमें आपको एडिशनल 15,000 रुपए का प्रॉफिट आना और शुरू हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट 8 लाख से 1 लाख और बढ़कर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 9 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,75,000 का प्रॉफिट आ गया 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो सर ये 19.44 ही हुआ। तो क्वेश्चन ने कहा कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आरओआई के बेसिस पे, तो सर आंसर इज नो, क्योंकि आपका आरओआई पहले 20% था जो कि कम होकर 19.44% हो जाएगा, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, पार्ट बी, कहते हैं व्हाट वुड बी द एवरेज एनुअल रेजिडुअल इनकम, आरआई मतलब रेजिडुअल इनकम, विद एंड विदाउट द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं उसके बेसिस पे बताओ रेजिडुअल इनकम क्या होगी। सेम बात बोलिए, बेस योर कैलकुलेशन ऑन ओपनिंग बुक वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है। डिटरमाइन वुड द इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर विश टू अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट इफ परफॉर्मेंस इज जज्ड ऑन आरआई। अगर रेजिडुअल इनकम के बेसिस पे जजमेंट लिया जाए तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जाते हो या फिर आप विद इन्वेस्टमेंट जाते हो, आपका जो प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट में 1,60,000, इसमें 15,000 बढ़कर 1,75,000 हो गया था। इसमें से सीधा सीधा माइनस कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर विदाउट इन्वेस्टमेंट में आपका 8 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, 8 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड है, जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आप 12% मान के चलोगे, तो इसमें आपकी कॉस्ट बैठती है 96,000 की, 96,000 की। यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 9 लाख, और 12% के रिटर्न के हिसाब से 1,08,000 रुपए की कॉस्ट बैठती है। दिस इज योर रेजिडुअल इनकम, दिस इज योर रेजिडुअल इनकम। तो ये आ गया 64,000 का पहले रेजिडुअल इनकम थी, और अभी जो है, अभी जो है ये हो जाता है आपका 67,000। तो कहीं ना कहीं रेजिडुअल इनकम आपकी बढ़ गई। तो अगर रेजिडुअल इनकम के बेसिस पे डिसीजन लेना हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आरओआई के बेसिस पे तो नहीं, बट रेजिडुअल इनकम के बेसिस पे करना हो तो यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन ही था, सिंपल क्वेश्चन ही था ये 7 नंबर की वेटेज के लिए। और इसके साथ एक बी पॉइंट अटैच किया गया, डिस्क्राइब द 4 पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। थ्योरी अटेम्प्ट करने का मन है तो पढ़ के जाओ, अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा इस क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दो। आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 8 में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिक चैप्टर पढ़ के जाओ,
आपको उसमें से क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको आता है बैलेंस स्कोर कार्ड वाला पॉइंट, आप अटेम्प्ट कर लेना। 2 क्वेश्चन की चॉइस तो आपको वैसे भी मिल ही रही है यहाँ पे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन भी एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। पहला जो पार्ट था, पार्ट ए, दैट वाज गिवन प्रैक्टिकल 7 मार्क्स के लिए, और इसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क्स का अटैच कर दिया। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम डिसीजन थ्योरी टॉपिक। बी लिमिटेड हैज ए न्यू वंडर प्रोडक्ट, नाम है प्रोडक्ट का वी, ऑफ विच इट एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स। एट द मोमेंट द कंपनी हैज 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन, या तो ओपन टू इट टू टेस्ट मार्केट द प्रोडक्ट और अबंडन इट। कहते हैं ये जो प्रोडक्ट है, 2 कोर्सेज हैं, या तो इसको ओपन करके मार्केट के लिए टेस्टिंग के लिए रखा जाए, या फिर इसको छोड़ दिया जाए। देखो इसके लिए डिसीजन ट्री बनाया जाता है। सिंपल सी मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ट्री इज टू एस्टैब्लिश व्हाट डिसीजन हैज टू बी मेड नाउ, एंड ऑप्शन 2 है आपके पास, या तो टेस्टिंग करें मार्केट में या छोड़ दे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि हम टेस्टिंग करेंगे। हम टेस्टिंग करेंगे, या तो टेस्टिंग करेंगे या फिर छोड़ देंगे। या तो हम टेस्टिंग करेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है। इफ द कंपनी टेस्ट मार्केटेड द कॉस्ट विल बी ₹1 लाख। अगर आप टेस्टिंग करोगे 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। सर टेस्टिंग करोगे आपकी 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। एंड द मार्केट रिस्पॉन्स कुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 और 0.4। और जब आप ये टेस्टिंग करोगे तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, जिसके चांसेस है 0.6, और नेगेटिव भी हो सकता है, इसके चांसेस है 0.4। इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, द कंपनी कुड आइदर अबंडन द प्रोडक्ट और मार्केट इट फुल स्केल। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आया तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट द प्रोडक्ट या फिर अबंडन द प्रोडक्ट। मार्केट द प्रोडक्ट या अबंडन द प्रोडक्ट। इफ इट मार्केट द वी इन फुल स्केल, अगर आप मार्केट में इसको फुल स्केल पे लेकर जाते हो, द आउटकम माइट बी लो, मीडियम और हाई डिमांड, एंड द रेस्पेक्टिव नेट गेन और लॉसेज वुड बी -200, 200 और 1000 इन यूनिट्स ऑफ ₹1000। तो सर अगर फुल स्केल पे जाते हो तो 3 ऑप्शन है। अगर फुल स्केल पे जाते हो तो 3 ऑप्शन है। इसकी डिमांड हाई हो सकती है, इसकी डिमांड मीडियम हो सकती है, इसकी डिमांड लो हो सकती है। लो डिमांड के केस में -200, मीडियम के केस में +200 और हाई के डिमांड में 1000 का आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। द रिजल्ट कुड रेंज फ्रॉम ए नेट लॉस 2 लाख, सारी फिगर थाउजेंड्स में थी, तो ये 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक है। मतलब ये 2 लाख है, ये 2 लाख है और ये 10 लाख है। दीज आउटकम है, प्रोबेबिलिटीज है इसकी 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5 एंड 0.3 इज दिस प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग इज नेगेटिव एंड द कंपनी गोज अहेड, अगर नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी आगे जाती है एंड मार्केट द प्रोडक्ट, तो लॉस आपको 6 लाख के होंगे। अगर नेगेटिव है फिर भी कंपनी मार्केट के लिए जाती है तो 6 लाख रुपए की कंपनी को लॉस होंगे। अबंडन की स्टार्टिंग से ही बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था इफ एट एनी पॉइंट द कंपनी अबंडन द प्रोडक्ट, किसी भी पॉइंट पे कंपनी अगर मार्केट में छोड़ देती है इस प्रोडक्ट को, देयर वुड बी ए नेट गेन 50,000। तो सर भले ही आप यहां पे छोड़ दो, भले ही आप यहां पे छोड़ दो, भले ही आप यहां पे छोड़ दो, आपको 50,000 रुपए का नेट गेन मिलने वाला है। इस तरीके से आप अपना डिसीजन ट्री बनाते हो। ऑल द फाइनेंशियल वैल्यू हैव बीन डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर एंड ड्रॉ ए डिसीजन ट्री, बन गया। ऑल्सो इंक्लूड फिगर फॉर कॉस्ट, 1 लाख कॉस्ट दिखा दी, लॉस प्रॉफिट जो भी था वो सारा का सारा आपने शो कर दिया। तो इस क्वेश्चन की डिमांड बस यही थी। एक बार पढ़ देता हूं। द आउटकम ऑफ द अबंडन ऑप्शन इज नॉन विद सर्टेनिटी। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम ऑफ द ऑप्शन टू टेस्ट मार्केट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन को ही डिफाइन किया था। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ टेस्ट मार्केटिंग अनदर डिसीजन विल बी मेड, अबंडन द प्रोडक्ट या फिर गो अहेड। तो सर बस फाइनल आंसर तो बस इसका इतना सा ही था।
और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन अटैच किया गया, दैट इज फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू सेंटर। तो सर ये इंस्टीट्यूट ने आपके सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून 2024 के लिए, जो कि एक सिंपल पैटर्न है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट टाइम हमारे एग्जाम का पैटर्न था, सेम पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है। 15x2 देन 7 में से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स के हैं, बाकी 7 के पार्ट्स आपके सामने रखे गए। अगर आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन यहां पे बनाए हैं इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे एमक्यूपी जून 2024 का आपको एक कोर्स दिख जाएगा, उसमें से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे नो डाउट आपको थोड़ा प्राइस देखने को मिलेगा, बट आपको वो प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे ये वाला जो एमक्यूपी जून 2024 का पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी वहां पे अवेलेबल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एससीएम की, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर अपडेशन। जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आती है वो अपडेशन आपको वहां पे मिल जाती है। और अगर आपको रीजनेबल प्राइसेस पे कोई भी वीडियो क्लासेस बाई करनी है, कोर्स बाई करना है, आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाइए। अगर आपको क्लासेस मोबाइल में देखनी है तो, अगर आपको लैपटॉप में देखनी है, वेबसाइट पे जाइए www.commercelexes.com और वहां से आप बाई कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।